बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीयू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। लेसन नंबर 33 है IT 430 का मेटा इंफॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से आ जाता है कि मेटा टैग होता क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन पे वो कंटेन करता है। MCQs में भी ये आता है क्वेश्चन मोस्टली, और सब्जेक्टिव में भी ये शॉर्ट में पूछा जाता है। मेटा टैग क्या होता है? जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की होगी HTML की वेब पेज कोई ना कोई क्रिएट किया होगा, तो उनको इस चीज़ का पता होगा कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल के साथ कौन सा एक टैग यूज़ करते हैं, हम मेटा टैग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट की वेब पेज की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब वो जो मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? हमने अपनी वेबसाइट को वेब पेज को जो भी है सर्च इंजन में उसको लोकेट करना होता है, या अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि जो हमारी वेबसाइट है, हमारा वेब पेज है, वो सर्च इंजन में किस जगह पर लोकेट है, किस जगह पे वो रैंक कर रहा है, किस नंबर पे वो आ रहा है। और वो जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं ना मेटा टैग के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। वो सर्च इंजन में यूज़ होती है, और उसके हम रजिस्ट्रेशन फ़ी जितनी भी होती है हमें वो पे करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, हम अपनी साइट को सर्च इंजन में रजिस्टर करवाते हैं फ़ी पे करके। सर्च इंजन पुट्स दिस मेटा इन्फॉर्मेशन इन इट्स डेटाबेस। जब क्या कर देते हैं, फ़ी पे कर देते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन की, सर्च इंजन में वेबसाइट हमारी रजिस्टर हो जाती है। तो सर्च इंजन उसके बाद क्या करता है कि वो जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है मेटा टैग के अंदर, उसको वो अपनी वेबसाइट में पुट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई सर्चर आया है, उसने सर्च करना है कीवर्ड, सर्च किए, तो मेटा इन्फॉर्मेशन जहाँ से मैच की रिकॉर्ड में उसके डाटाबेस की, लाइक किसी ने हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, यूज़र आया, उसने सर्च किया डाटा। अब जैसे ये यूट्यूब चैनल आ गया डिजिटल वर्ल्ड है, इसी तरह से अगर मेरी वेबसाइट बनी हुई है डिजिटल वर्ल्ड वीयू के नेम से, तो जब यूज़र ने क्या किया, उसको सर्च किया, प्रॉपरली साइट मेरी रजिस्टर है, जो सर्च इंजन में ऐड हुई हुई है प्रॉपर रजिस्टर होकर, जब सर्च किया तो उसमें क्या हुआ, मेटा टैग से वो इन्फॉर्मेशन मैच की, मेरी जो वेबसाइट है वो किस पर आ जाएगी, टॉप आ जाएगी। इजीली जो यूज़र होगा उसको वो सर्च कर सकेगा, किस चीज़ के थ्रू, जो उसने कीवर्ड एंटर किए हैं वो किससे मैच कर गए, मेरी वेबसाइट के मेटा टैग से मैच कर गए, और इसलिए क्या हो गया, सर्च होकर मेरी वेबसाइट टॉप पर आ गई। इस तरह से होता है। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ जहाँ स्टार्ट हो रहा है उधर लिखा हुआ डिफरेंट सर्च इंजन हैव डिफरेंट रैंकिंग क्राइटेरिया, के जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। हर एक सर्च इंजन का क्या होता है, सेपरेटली होता है। where maximum keyword type by the user match with the record meta site of information as well as such word appear in greater frequency in the meta information। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट की गई है। अब स्पाइडर के बारे में पूछ लेते हैं कि स्पाइडर है क्या चीज़। MCQs में आता है ये। मैनी सर्च इंजन रैंक द साइट बाय यूजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड स्पाइडर विच इंस्पेक्ट द साइट बिफोर रैंकिंग। अब जो भी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक होती है वो किस प्रोग्राम के थ्रू होती है, किस प्रोग्राम को यूज़ करके होती है? स्पाइडर नेम का एक प्रोग्राम है, उसको यूज़ करके सर्च इंजन में वेबसाइट को रैंक किया जाता है। और यही जो प्रोग्राम है स्पाइडर, ये क्या करता है, रैंकिंग से पहले वेबसाइट को इंस्पेक्ट करता है, अच्छे तरीके से उसको चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई कॉपीराइट इशू, कुछ इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आ रही है। In many countries, stealing and misusing meta information in this matter to gain business competitive advantage is considered as an offense known as the tort of passing off। अब ये definition पूछी जाती है कि tort of passing off है क्या। कुछ कंट्रीज़ में इस तरह से होता है कि आप मेटा इंफॉर्मेशन किसी की स्टोर कर ली, या उसका मेटा इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया, तो उसको किन वर्ड्स में लिया जाता है, टोट ऑफ पासिंग ऑफ में। ये इतना आता नहीं है पेपर में, अगर आप भी जाता है तो MCQs में ये चीज़ पूछी जाती है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप।
पार्टिंग मीन्स टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक यूनियन विद अनदर कंपनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स और प्रॉफिट शेयरिंग। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो कंपनीज आपस में एक स्ट्रेटेजी बना लेती हैं, यूनाइट होती हैं किस चीज़ के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और प्रॉफिट के लिए। अगर बेनिफिट कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो दोनों ने क्या की, 50-50 की पार्टनरशिप होती है या 30-70 की, इस तरह डिफरेंट पार्टनरशिप्स होती हैं, उनके क्राइटेरियाज पे डिपेंड कर जाता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो उन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पार्टनर बिजनेस कैन प्रोवाइड कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर एंड थस बेनिफिट्स ईच अदर। अब और ये क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप होता है बिजनेस में, ये एक दूसरे के साथ अपने टेक्निकल जो रिसर्च हैं और कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो चेंज करती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं ना, एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। अब इस शेयर करने का मकसद क्या होता है कि वो एक दूसरे के जो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस होते हैं उसमें उसको इम्प्रूव करती हैं, एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एफिलिएट प्रोग्राम्स। एन एफिलिएट प्रोग्राम इज़ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, दो पार्टीज़ के दरमियान में एग्रीमेंट है दैट वन विल पे द अदर अ कमीशन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर एक्शन। दो पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होता है तो इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमीशन प्रोवाइड करते हैं, जो उसने वर्क परफॉर्म किया होता है उसकी बेस पे उसको वो क्या करते हैं, कमीशन प्रोवाइड करती है। ये कुछ जॉब्स में भी होता है कि अगर आप प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं अच्छी तरह से तो आपको सैलरी के अलावा कुछ ना कुछ कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। ये उसकी एग्जांपल है एफिलिएट प्रोग्राम की। इसी तरह से पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है, कमीशन बेस्ड वर्क होता है। रेदर इट इज़ फॉर लिमिटेड पर्पज़ एंड टाइम, लेकिन ये क्या होता है, लिमिटेड पर्पज़ और टाइम के लिए होता है। बैनर एडवर्टाइजिंग इसकी एग्जांपल है, और जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे सकती हूँ किसी भी जॉब की जिसमें आपको एक्स्ट्रा कमीशन बेस्ड पे किया जा रहा है वर्क पर, वो भी सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। अब ब्रांड रेफर टू एन इमोशनल शॉर्टकट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर। ब्रांड क्या करता है, एक इमोशनल शॉर्टकट है कंपनी और उसके कस्टमर्स के दरमियान। अब ब्रांड्स में क्या आता है, ट्रेड नेम या सिंबल आ जाता है दैट रिमाइंड कस्टमर अबाउट द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। अब किसी भी हम कोई भी लोगो देखते हैं, ट्रेड नेम या सिंबल है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये कंपनी है, इसका ये चीज़ लोगो है। तो ये क्या है, एक इमोशनल शॉर्टकट है कंपनी और उसके कस्टमर के दरमियान। एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग, 3 एलिमेंट्स हैं इसके, डिफ्रेंसिएशन, रेलिवेंस एंड परसीव वैल्यू। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट नंबर पे है ये। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू बी मेट इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड इस्टेब्लिश अ प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है कि हमारा जो ऑर्डर जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारा जो सर्विस ब्रांड है वो दूसरे से क्या हो, डिफरेंस हो। एक प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, उसने ये देखना है कि जो उससे पहले कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एक सोप लॉन्च कर रही है कोई भी कंपनी, तो उन्होंने ये देखना है कि हम जो सोप लॉन्च कर रहे हैं, जो पहले दूसरी कंपनीज़ ने किसी सोप को लॉन्च किया है उससे इसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से क्या करना होता है, हाई क्वालिटी रखना होता है, उसमें कोई ना कोई एक न्यू चीज़ ऐड करनी पड़ती है ताकि कस्टमर्स को भी पता लगे कि बाकी प्रोडक्ट्स में और इस एक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सोप की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। सोप मैन्युफैक्चर बाय योर बिजनेस इज़ यूनिक, कि आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी ने जो भी सोप बनाया है वो क्या है, यूनिक है। उसमें क्या है कि इजीली वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, क्विकली डिज़ोल्व नहीं होता वो। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स टू व्हाट डिग्री इज़ द प्रोडक्ट or service useful for potential customers. For example, you may have designed very distinguished jewelry, but for few people use or purchase the same. In fact, it may prove to be costly for most people to buy. इसमें क्या होता है कि एक हमने प्रोडक्ट अपनी बनाई है, वो क्या है, बाकी ज्वेलरी एक आपने लॉन्च किया, बनाई या डिज़ाइन किया ज्वेलरी आपने, उसके वो बाकी जितने भी ज्वेलरी स्टोर से, डिज़ाइनर से, उनकी ज्वेलरी से क्या है वो डिफरेंट है और उसकी कॉस्ट भी क्या है बाकी उससे ज़्यादा है, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा लोग उसको बाय कर रहे हैं।
लास्ट में क्या, नोट दैट योर प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ इजीली रिलेटिंग इटसेल्फ टू द पीपल, के वो लोगों के साथ इजीली रिलेट कर या लोग उसको क्या कर रहे हैं, इजीली परचेज कर रहे हैं। परसीव्ड वैल्यू, a product or service may be different and relevant, still they would not buy unless they find someone perceive value in it। अब यहाँ पर ये है कि आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं और रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट ये चीज़ कि आप किसी कस्टमर ने, दो कस्टमर्स हैं, लोग हैं, उनमें से किसी एक ने आपकी जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया और सेकंड ने उसको देख के क्या किया, आपसे वो परचेज़ किया कि उस यूज़र ने, उस कस्टमर ने वो चीज़ पहनी है, उस पर्सन ने, तो वो अच्छी लग रही है, उसको देख के क्या कर दिया, उस सेकंड पर्सन ने भी आपसे वो चीज़ परचेज़ की। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में बी selling a unique dish that relate associate itself to a taste of majority of people, still they may not be inclined to buy it because of create negative associations such as its high fat content। यहाँ पे भी एक इसकी इसी तरह से एग्जांपल यहाँ पर है। रेस्टोरेंट में क्या है, एक जो यूनिक डिश है वो सेल हो रही है, वो मेजॉरिटी पीपल उसको क्या टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे और लोग उसमें नेगेटिविटी आ गई है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट उन्होंने बाय की है तो उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास न्यू कस्टमर्स आते हैं। अगर उनका पॉजिटिव रिस्पांस है तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, नेगेटिविटी आ रही है कि उसमें हाई फैट कंटेंट है, इस वजह से क्या है, लोग उसको ज़्यादातर बाय नहीं कर पा रहे। थस टू क्रिएट एंड मेंटेन अ ब्रांड द अबव थ्री एलिमेंट हैव टू बी फुलफिल्ड, किसी भी ब्रांड को मेंटेन करने के लिए इन 3 एलिमेंट्स को आपने लाजमी फुलफिल करना है। सबसे पहले क्या है कि आपका प्रोजेक्ट डिफरेंस हो, उसके बाद क्या है, रेलिवेंसी आ गई, और लास्ट में क्या है, परसीव वैल्यू। अब रेलिवेंस में क्या आ जाता है, वही चीज़ अगेन मैं बता दूं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर उसको इजीली परचेज़ कर सकें। इमोशनल ब्रांडिंग वर्सेस रैशनल ब्रांडिंग। इन केस ऑफ टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट मीडिया, पीपल आर नॉर्मली इन अ पैसिव मोड। यहाँ से MCQs बन रहा है, पैसिव मोड ऑप्शंस में आ जाता है। To a greater extent, they do not control the communication channel, thus have listen or view the advertisement about a brand. This is a type of emotional branding. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इमोशनल ब्रांडिंग और रैशनल ब्रांडिंग में होता क्या है। रैशनल ब्रांडिंग होती है वेबसाइट्स के थ्रू, मतलब वेबसाइट्स में इस तरह के इमोशंस और वो चीज़ नहीं होती, बस वेबसाइट पे अपने ब्रांड को मेंटेन करना पड़ता है। इमोशनल ब्रांडिंग होती है टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंटेड मीडिया के थ्रू, जहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे जो ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होती है उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे इस तरह से वो चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग में क्या होता है, योर वेब डिज़ाइन मस्ट प्रोवाइड कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेज एंड प्रोवाइड प्राइसेस इन वेरियस करेंसीज। अब ग्लोबल मार्केटिंग जब करनी होती है तो जब हमारी वेबसाइट होती है उस पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो वेरियस लैंग्वेज में होता है। कहीं पर इंग्लिश, जिस भी कंट्री में लोग हैं, जैसे रशिया में है तो वो उसको रशियन में कन्वर्ट करते हैं, चाइना है तो वो चाइनीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश, उर्दू, मल्टीपल लैंग्वेजेस में उस कंटेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो प्राइस भी होती है वो वेरियस करेंसीज में होती हैं, ताकि जिस भी कंट्री के लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दें। सो द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन योर वेबसाइट्स। A regular display of currency exchange rate information can be useful in this behalf। अब करेंसी रेट जो है वो चेंज हो रहा होता है डे बाय डे, तो इसी में क्या होता है कि आपने करेंसी की भी डिटेल उसमें ऐड की हुई होती है। करेंसी रेट एक्सचेंज जो होता है वो भी प्रॉपर आपकी वेबसाइट में आता है, उनको अपनी प्राइस का भी जो एस्टीमेट लगाना होता है उसमें भी आसानी हो जाती है कि एक तो लैंग्वेज जो है चेंज होती है, उससे वो कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है कि वो इजीली
अपनी जो प्राइस है उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये हम ये इतने में परचेज कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन शुड बी एज टू वेदर द कंट्री वेयर यू आर डूइंग टू बिजनेस हैज़ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट योर ई कॉमर्स। और जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आप जिस कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं कि क्या वो कंपनी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आपके वो कंट्री और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो आपके जो बिज़नेस है उसका वो सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल मार्केटिंग में हर चीज़ को केयरफुली देखना पड़ता है। आप विद इन अ कंट्री कर रहे हैं उसका कोई इशू नहीं है इस तरह से, लेकिन जब ग्लोबल मार्केटिंग की बात आती है तो आपको बाय एयर वो प्रोडक्ट डिलीवर करवाना पड़ता है, उसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में देखनी पड़ती है। नेक्स्ट लेसन है डाटा माइनिंग। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।